आपने अपने आसपास ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे होंगे जिन्हें देख कर के आपको ये फ़ील आता होगा यार ये बंदे बहुत अलग हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप चाहे उनसे इतिहास पूछ रहे हैं, चाहे उनसे भूगोल पूछ रहे हैं, पॉलिटी पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं, आपकी हर क्वेश्चन, आपकी हर क्वेरी का जवाब उनके पास रहता है। इसके साथ-साथ उन्हें देख कर के आपको ये भी फ़ील होता है कि जब भी किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, इन लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन जब भी रिज़ल्ट आते हैं, कुछ उल्टा हो जाता है, उन लोगों का दूर-दूर तक नाम नहीं होता है। मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, नो डाउट वे योग्य हो सकते हैं, लेकिन वे अपनी इस प्रिपरेशन में कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और उस एग्जाम्पल को आप अपने आप से, अपने खुद से रिलेट करके देखिएगा। हाउ मेनी बुक्स आर देयर विच यू हैव कंप्लीटेड फ्रॉम पेज नंबर 1 टू द लास्ट? ऐसी कितनी किताबें हैं आपकी अलमारी में, ऐसी कितनी बुक्स हैं आपकी सेल्फ में, जिन्हें आपने पेज नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक पढ़ा? हो सकता है आपको आपके एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा, आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, आपने कितनी किताबों को बिल्कुल पेज नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक पढ़ा है। तो इसमें सबसे पहली गलती आपके द्वारा ये होती है कि आप मल्टीपल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। मान कर चलिए आज पुलिस की भर्ती आ गई, तो आज पुलिस की तैयारी में लग गई, कल सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया तो आप उसकी तैयारी में लग गए, फिर यूपी पीसीएस की जगह आ गई तो आप उसकी तैयारी में लग गए। तो आप मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी एक चीज़ पर आप निर्णय लेकर के उसकी तैयारी नहीं करते। ये भी कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन न होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। हालांकि आज का टाइम ऐसा है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, कुछ कह सकते हैं स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है इस फील्ड में, खास करके कंपटीशन के फील्ड में। तो बी प्लान यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बी प्लान बनाने का तरीका भी अलग होता है, उसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। खास करके अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं इस पूरे कॉम्पिटिशन को दो तरीके से देखता हूँ, इसके मैं दो पार्ट बना करके देखता हूँ। एक पार्ट वो है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश का स्कोप ज़्यादा होता है, और एक पार्ट वो है जिसमें जनरल स्टडीज़ का या जीएस का स्कोप ज़्यादा होता है। जैसे आप एसएससी फील्ड में जा रहे हैं, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, एमटीएस का एग्जाम हो गया। फिर बैंकिंग सेक्टर में आप आ जाइए, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है, उन पर आपकी पकड़ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेक्टर को अगर अलग रख दिया जाए तो दूसरा सेक्टर क्या है जिसमें जीएस का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, जैसे पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो गए। तो ये एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें जीएस का स्कोप होता है, मैथ का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, ना ही इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो अपने सेक्टर का चुनाव कीजिए, ठीक है। एग्जाम को एकदम कैसे ना पर्टिकुलर एग्जाम को मत चुनिए, आप अपने सेक्टर का चुनाव कीजिए। अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी मैथ्स इंग्लिश अच्छी है तो आप एसएससी के साथ में बैंकिंग को भी लेकर के चल सकते हैं। अगर आपकी जीएस अच्छी है तो यूपी पीएसएस या फिर आपका यूपीएससी होगा या यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हैं उनकी तैयारी अपने आप होती चलेगी। तो सेक्टर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप ऐसा मत कीजिए कि आज सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, कल यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे, तो फंस जाएंगे, आप कहीं पर भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ना तो आप पीसीएस निकाल पाएंगे, नहीं आप एसएससी निकाल पाएंगे। तो सेक्टर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सिलेबस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, और स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही करता था कि सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, सिलेबस को पढ़ते ही नहीं। क्या सिलेबस का पढ़ना, हमें पता है वही पॉलिटी है, वही आपकी ज्योग्राफी आनी है, वही हिस्ट्री आनी है, वही इकोनॉमी पूछी जानी है, वही करंट अफेयर्स पूछे जाने, तो फिर सिलेबस को पढ़ना क्या। लेकिन वास्तविकता है कि जो एग्जाम में पूछा जाना है उसको डिकोड कर दी, और डिकोड करने की कोशिश कीजिए सिलेबस में से। सिलेबस आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। तो आप चाहे चीज़ें बाद में याद करें, चाहे आप इतिहास को बाद में याद करें, चाहे आप भूगोल को बाद में याद रखें, लेकिन आपको सबसे पहले सिलेबस को याद करना है। चाहे पढ़ना 10 दिन बाद स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन पहले 10 दिन दे दीजिए सिलेबस को। भैया मुझे सिलेबस मेरी उंगलियों पे चाहिए, मुझे सिलेबस अपना बिल्कुल फिंगर टो पे मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ पूछी जानी है, किस किस कोर्स से, किस किस सेक्टर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने। तो सिलेबस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम मल्टीपल बुक्स को यूज़ करते हैं। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं इस फील्ड में टीचर, दूसरे होते हैं स्टूडेंट। तो जिसको पढ़ाना है, जो टीचर है, वो जाहिर सी बात है कि सिंगल बुक पढ़ करके दूसरे को नहीं पढ़ा सकता है। उसके लिए उसको मल्टीपल्स बुक्स का यूज़ करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि टीचर का काम अलग है, टीचर का काम है स्टूडेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाना, और जब अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर उसको मल्टीपल बुक्स जो है वो एक ही सब्जेक्ट की यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तभी वो दूसरे को पढ़ा सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स वाली, वहाँ पर ज्ञानी नहीं बनना है आपको, वहाँ पर सिर्फ आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको पास होना है, आपको रिजल्ट की जो लिस्ट आएगी उसमें अपना नाम देखना है। तो उसके लिए आपको मल्टीपल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस उठाइए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए
चीज़ें डिसाइड कीजिए, अपनी बुक लिस्ट डिसाइड कीजिए कि मेरे सिलेबस को फुलफ़िल करने वाली पुस्तकें कौन सी हैं, ऐसी कौन सी किताबें हैं जो मेरे सिलेबस को कवर कर रही हैं। एक बार डिसाइड कर लिया, एक बार ये निर्णय ले लिया कि ये किताबें हैं जो मेरे सिलेबस को फुलफ़िल कर रही हैं, उसके बाद में दूसरी किताब की तरफ जाना नहीं है। हम में से मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि मार्केट में अगर हमारा चक्कर लग गया और कोई अच्छी सी बुक दिख गई तो उसको उठा लाएंगे, फिर सुबह शाम को जाएंगे, जैसे चाय पीने जा रहे हैं या शाम को जूस पीने जा रहे हैं, तो फिर बुक सेलर की तरफ एक बार राउंड मार दिया और जहाँ पर कोई अच्छी सी बुक दिखाई दी फिर उसको उठा लाए। तो इसका रीज़न क्या होता है कि आप किसी भी किताब को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपके पास कितनी ऐसी किताबें हैं जिन्हें आपने पेज नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक पढ़ा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम मल्टीपल बुक्स जो हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं। जब भी हमारा मार्केट में चक्कर लग रहा है तभी हम बहुत सारी किताबें उठा करके ले आ रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम एक भी किताब को पूरा नहीं पढ़ पा रहे। सिलेक्शन लेने के लिए मल्टीपल बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है, एक बुक को मल्टीपल टाइम बार पढ़ो। एक बुक जो आपने डिसाइड की है अपनी एक सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए जो बुक आपने डिसाइड की उसको इतनी बार पढ़िए कि वो किताब भी मना कर जाए कि भैया मेरे अंदर अब कुछ बचा नहीं है, छोड़, मुझे मेरा पीछा छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको किताबें पढ़नी है। तीसरा है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं। बहुत बड़ा रीज़न है सिलेक्शन न होने का रिवीजन। आपने पूरी किताब पढ़ ली, ठीक है, आपने पूरी किताब पढ़ ली और ऐसी किताबें आपके पास 10 हैं, वो 10 किताबें भी आपने अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपने उन चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं की, तो निश्चित रूप से एक सिचुएशन क्रिएट होगी आपके सामने जो आपने फील करके देखी होगी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो सिचुएशन क्या क्रिएट होगी वहाँ पे कि आप जब क्वेश्चन पेपर को देख रहे होंगे तो आपको हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये मैंने पढ़ा है, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये लेक ऑफ रिवीजन की वजह से, रिवीजन न करने की वजह से ये वाली समस्या क्रिएट होती है कि आपको हर क्वेश्चन को देख करके ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं देखी हैं, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका दिमाग सबसे पहले वहीं जाएगा जो उसका एक्चुअल आंसर होगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है नो डाउट, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद में एग्ज़ाम टाइम पर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हैं और ये चीज़ जो है आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक होता है घमंड और एक होता है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास और घमंड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, बड़े सुई के बराबर फर्क होता है, सुई की नोक के बराबर फर्क होता है। अगर आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है काम करने का, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, लेकिन अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर ले जाएंगे। देखिए, आत्मविश्वास और घमंड इन दोनों को अगर मैं एक ही लाइन में परिभाषित कर दूं किस तरीके से कर सकते हैं। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास वो है कि यार मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। घमंड वो है कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। समझ गए होंगे आत्मविश्वास और घमंड, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, क्योंकि आप जैसे न जाने कितने सारे लोग रातों की नींद हराम किए हुए हैं अपनी। दिन रात जब आप सो रहे होते हैं तो वो जग रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लगातार दिन रात एक किया हुआ उन्होंने। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ये कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मुझसे बेटर कोई आदमी नहीं है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं लानी है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो नर्वसनेस आएगी। कब आएगी? जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। और पढ़ने के बाद भी एक नर्वसनेस आती है। नर्वसनेस का मतलब क्या है कि नर्वसनेस जनरली उसी आदमी को आती है जो पढ़ता है। ये आप देख करके चलिएगा। आपने अगर कभी पढ़ाई नहीं की और आप कोई एग्ज़ाम देने चले गए, आप नर्वस नहीं होंगे एग्ज़ाम में, लेकिन आपने जी तोड़ मेहनत करी है, आपने रातों की नींद हराम करी है, आपने 12-12 घंटे 10-10 घंटे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, नर्वसनेस आएगी। और इस नर्वसनेस को जो अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है, जो इसको अच्छे तरीके से ओवरकम कर लेता है, वो अपना काम निकाल ले जाता है, वो सिलेक्शन ले जाता है। और जो इस नर्वसनेस के चक्कर में फंस जाता है, और नर्वसनेस के चक्कर में फंसता कौन है? जो ये सोचता है कि परेशान मैं ही हो रहा हूँ, ठीक है, अपने ऊपर ही सारे भार को लेकर के जो आदमी चलता है, जो ये समझता है कि यार मैं बड़ा टेंशन हो रही है एग्ज़ाम में, और उसको ये भी लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही टेंशन हो रही है, बाकी सब बड़े फ्रेश माइंड में बैठे हुए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी थिंकिंग वाला आदमी जो होता है वो फंस जाता है नर्वसनेस के चक्कर में। और नर्वसनेस को ओवरकम कौन करता है, कौन इसके बिल्कुल पार निकल जाता है? वो व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको नर्वसनेस हो रही है। अगर मैंने पढ़ाई की है तो मेरे जैसे जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई करी है, और जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं जो पढ़ करके आए हैं उन सभी को नर्वसनेस हो रही है, तो मैं अकेला नहीं हूँ। तो इस तरीके से जो आदमी सोचता है वो नर्वसनेस से ओवरकम कर जाता है और कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट अच्छा कर ले जाता है। इसके बाद में आता है आपका सोशल मीडिया।
देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट। सोशल मीडिया खास करके यूट्यूब, ये एक ऐसा अस्त्र है जो आपको बर्बाद भी कर सकता है, जो आपको आबाद भी कर सकता है। देखिए एग्जामिनेशन एक युद्ध है, कंपटीशन की प्रिपरेशन एक युद्ध है, और इस युद्ध में वही आदमी जीत सकता है जो अपने अस्त्रों का इस्तेमाल, अपने वेपन्स का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना जानता होगा। और यहाँ पर आपके जो वेपन्स हैं वो क्या हैं? आपका एक तरह से जितने भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, जो भी चीज़ें जिनके बेस पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके अस्त्र हैं। उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको, अगर उसका इस्तेमाल करना आप ठीक तरीके से जानते हैं, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम निकाल ले जाएंगे। अगर उन वेपन्स को चलाना ही आपको नहीं आता तो भैया मारे जाओगे फिर युद्ध भूमि में, फिर आपको बचाने वाला कोई है नहीं। तो सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा था। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, ये भी आपका एक वेपन है। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी की बात की जाए, परमाणु ऊर्जा की बात की जाए, या न्यूक्लियर बम की बात की जाए, तो देखिए ये कितनी पावरफुल चीज़ है कि अगर किसी के पास है तो दूसरा देश सोचेगा यार इस पर अटैक करें कि नहीं करें। लेकिन सपोज कीजिए अगर वही एटॉमिक बम अपने देश में ही फोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जिन लोगों ने बनाए वही निपट लेंगे सारे, है ना? तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि हमारे पास जो वेपन्स हैं उनका हम पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है, लेकिन ये बेनिफिट तभी दे सकता है जब आप इसका यूज़ करना जानते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ उतना ही कीजिए, केवल उतने स्तर तक इसका उपयोग कीजिए जितने स्तर तक इसकी आपको आवश्यकता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई कॉन्सेप्ट बड़ा परेशान कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, पार्टिकुलर टॉपिक डालिए, सर्च कीजिए, अपनी क्वेरी को शांत कीजिए, उसके बाद में उसको रख दीजिए साइड में। बस इस तरीके से अगर यूज़ करते रहेंगे यूट्यूब का तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके जंजाल में फंस गए तो कहीं ना कहीं आप अपना इतना समय वेस्ट कर देंगे कि आप फिर सिलेक्शन से दूर दूर तक आपका कोई रिलेशन रहेगा नहीं, सिलेक्शन से दूर दूर तक आपका कोई नाता रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप देखते होंगे अपने आसपास। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, जो आप अपने आप से एक तरह से कह सकते हैं संबंधित उस चीज़ को कर पाएंगे। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, क्योंकि हम करते तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको ये महसूस नहीं हो पाता है कि वास्तव में वो गलतियाँ क्या हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको ये बताई हैं, ये वही गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं अपनी कंपटीशन के इनिशियल स्टेज में था, तो सबसे पहले जैसे लूसेंट की बुक चला करती थी, आज भी चलती है, तो वो लूसेंट की किताब जो है वो मेरे अलमारी में कम 2 साल तक पड़ी रही थी। मैं उसके 10-20 पेज भी नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मैं पढ़ने की कोशिश इस तरीके से कर रहा था कि मुझे चीज़ों को याद करना है। और यकीन मानिए जीएस का एक तरीका ये होता है कि जो भी जनरल स्टडी हम पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और दिक्कत उन्हीं को होती है जो याद करने पे फोकस करते हैं। आप पढ़ने पे फोकस कीजिए। मैं जब तक याद करने पे फोकस कर पा रहा था, तो मैं लूसेंट को भी नहीं पढ़ पाया, और आज मेरी कैपेसिटी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 200-250 पेज पर डे पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो पढ़ना और याद करना अलग चीज़ है। अगर आप पढ़ेंगे और जैसे कि मैंने बताया था रिवीजन करेंगे, केवल आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में कोई थिंकिंग है ही नहीं कि मुझे याद करना, मुझे याद करने से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे चीज़ों को समझते हुए पढ़ते जाना है। एक बार पढ़ लूँ फिर दोबारा स्टार्ट कर देना है। तो आप यकीन मानेंगे जब आप दोबारा स्टार्ट कर रहे होंगे या दोबारा पढ़ के जब आप फ्री करेंगे किसी किताब को, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आ चुकी है, आप कितनी सारी चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं। तो याद करने पे फोकस नहीं करना है, पढ़ने पे फोकस करना है, चीज़ों को ख़त्म करने पर फोकस करना है। कोई बुक अगर आपने ले ली तो उसको पहले पेज से स्टार्ट कीजिए, लास्ट के पेज तक जाइए, पढ़िए, कंप्लीट करिए। और कंप्लीट करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि मैंने यार ये किताब पूरी पढ़ ली। और किताब जब पूरी पढ़ जाती है, आप लास्ट पेज तक पहुंच जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास आपके अंदर जगता है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, इन चीज़ों से बचिए। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप इसमें से कोई भी गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को आज ही सुधारने की कोशिश कीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।